से शुरू कर लेते हैं कि ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है। ये बेसिकली टॉपिक चल रहा था ऑसिलेशन का। हम अगर लिंक करें तो ये सिंपल पेंडुलम था, हमने इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी थी। हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी जो मीन पोजीशन से जो सेपरेशन होती है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ए एम्पलीट्यूड है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। मेरे ख्याल में हमने यहाँ तक किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ तक किया हुआ है। आप लोग चेक कर लो और चेक करके मुझे बता दो कि हमने यहाँ तक लिखा हुआ है, ऑसिलेशन में यहाँ तक लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ तक किया हुआ है। ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। सिंपल पेंडुलम स्विंग करे, एटीपी में ये बड़ा मशहूर टॉपिक है और बहुत आता रहा है कि अगर कोई चीज स्विंग कर रही हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी एनर्जी लूज करती है। मीन पोजीशन इज फिक्स्ड वाइल एक्सट्रीम पोजीशंस डू नॉट। आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होता जाता है। जब कोई चीज स्विंग कर रही होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है और एक पॉइंट पे पहुंचकर वो बिल्कुल उसका एम्पलीट्यूड खत्म हो जाता है। तो अब देखो ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब ये जो ऑसिलेशन है बेसिकली, जो मैंने नॉर्मल क्लास में भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि देखो जो एनर्जी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो इसकी मीन पोजीशन फिक्स रहेगी लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
जो मीन पोजीशन अपनी जगह पे फिक्स होती है। और अब देखो, एनर्जी चेंजेस इन अ पेंडुलम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट पे डिपेंड करती है। अब देखो ये सब कॉन्सेप्ट आपने किए हुए हैं, सिर्फ एटीपी के लिए हम इनको रिवाइज करते हैं। आपको अगर याद हो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इनमें से कोई भी नई चीज नहीं है। तो आपको ये समझना है कि सिर्फ आप इसको एटीपी के लिए अलग से लिख लेते हो, और जो लोग एटीपी नहीं दे रहे उनकी रिवीजन हो जाती है। तो ये बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हैं। ऑसिलेशन एक टॉपिक है एटीपी में जो बहुत आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स रिलेट टू हाइट, काइनेटिक एनर्जी रिलेट्स टू स्पीड, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस यहाँ कंसीडर नहीं होता। हम लोग एटीपी में सपोज कर लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है। ये वाली चीज अब नोट्स में आएगी। एटीपी का एक अलग रजिस्टर बना था, प्लीज मेक श्योर कि ये नोट्स उसी में जाएं, वरना ये सब मिक्सचर बन जाएगा, बाद में समझ नहीं आएगा। जो लोग तीनों पेपर दे रहे हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटीपी का एक सेपरेट रजिस्टर बना था, उसको यूज करें। अब ये ऐसे घूम रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगी, और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगी, काइनेटिक जीरो होगी। अच्छा, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, काइनेटिक मैक्स हो जाएगी। तो जब एक पेंडुलम स्विंग करता है तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एक्सचेंज हो रही होती है, और उनका जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। जब कोई पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है, जब कोई पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल जो है, काइनेटिक और पोटेंशियल जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है। तो नीचे लिख दीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन
हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन while it is zero, while it is zero at the extreme position, while it is zero at the extreme position. While it is zero at the extreme position, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब कोई पेंडुलम स्विंग कर रहा होता है तो मीन पोजीशन है ये वाली, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है, लोएस्ट हाइट है, और स्पीड मैक्सिमम होती है, काइनेटिक मैक्सिमम होती है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल मैक्स होती है और काइनेटिक जीरो होती है। लिखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट द मीन पोजीशन, लाइन चेंज करके लिखिएगा, potential energy is zero at the mean position potential energy is zero at the mean position while it is maximum, while it is maximum at the extreme position, while it is maximum at the extreme position. उसके बाद अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
चलो साइड हेडिंग दीजिएगा डैम्पिंग। देखिए अब ये जो कॉन्सेप्ट है, डैम्पिंग की साइड हेडिंग दीजिएगा और इसमें लिखिएगा कि जब कोई चीज, हाँ ऑसिलेशन चल रहा है पूरा ना, अभी ऑसिलेशन चल रहा है, जब कोई चीज ऑसिलेट कर रही होती है और तुम उसको अपोज करो, यानी ऑपोजिशन टू ऑसिलेशन हो, जैसे तुम्हारे पास कंपस होती है ना, कंपस कभी लूज हो जाए तो ऑसिलेट करना शुरू हो जाती है, तो हम कंपस को टाइट कर देते हैं स्क्रू से, तो कंपस हिलती नहीं है, इसको कहते हैं डैम्पिंग। तो लिखिएगा कि हेडिंग डालिएगा डैम्पिंग और इसमें लिखिएगा it is an opposition to oscillation, it is an opposition to oscillation, it is an opposition to oscillation। उसके बाद अब हेडिंग डालिएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। जब एक पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है और यहां से यहां तक आया, फिर इधर आया, फिर चक्कर लगाया, ये एक साइकिल है। एक साइकिल का जो टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो हेडिंग डालिएगा टाइम पीरियड और ये वाली स्क्रीन, पूरी स्क्रीन कॉपी होगी।
अब जो सिंपल पेंडुलम होते हैं वो बहुत तेज चलते हैं और उनका टाइम बहुत कम होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल। ये बड़ा तेज चल रहा होता है और इसको आमतौर पे आप घड़ी से मेजर करना इतना आसान नहीं होता। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। मेरे पास मेथड वन, फॉर्मूला बेस्ड मेथड। अब आपको अगर टाइम पीरियड निकालना है तो ये सिंपल पेंडुलम है, यहां से लेकर पेंडुलम बॉब के सेंटर तक कहलाती है लेंथ ऑफ पेंडुलम। और अब आपके पास ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है। आपको अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो आप क्या करते हो, सेट स्क्वायर लगाकर पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हो, थोड़ा सा रेडियस का पार्ट है वो ऐड होना होता है। रेडियस कैसे ला सकते हो तुम, यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। रेडियस को और लेंथ को ऐड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगी पेंडुलम की लेंथ, उसको तुम फॉर्मूला में डाल दो तो तुम्हें टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो साइड हेडिंग दीजिएगा, ये लिखने के बाद साइड हेडिंग दीजिएगा मेथड वन। अब उसको हेडिंग के बाद ये कॉपी करिएगा, ये पूरी डायग्राम, इस तरह की डायग्राम्स एटीपी में बनाने को आती हैं। सही, किस चीज की डायग्राम है? देखिए आप पूरा टॉपिक रिलेट करके चलिए ना, आपके पास हेडिंग क्या है, देखिए ये हेडिंग है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो ये पेंडुलम है और जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये सिंपल पेंडुलम की डायग्राम है।
ये वाली स्क्रीन देखें, t इज इक्वल टू 2 पाई √L/g, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम, g इज इक्वल टू 10। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम, g इज इक्वल टू 10। ये वाली चीज कॉपी होगी, जिससे आप टाइम पीरियड, देखो टॉपिक क्या चल रहा है, किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड जो बहुत छोटा होता है। पेंडुलम बहुत तेज स्विंग करता है।
मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, अब ये मेथड क्या है कि ये आपने कभी लैब में भी शायद किया हो, क्लास 9 में बहुत सारे बच्चे लैब में ये परफॉर्म करते हैं कि पेंडुलम को ना स्विंग करके छोड़ देते हैं और ऑसिलेशन गिनते रहते हैं, कोई 15-20 ऑसिलेशंस गिन लेते हैं और उसका टाइम निकाल लेते हैं। अगर आपने 20 ऑसिलेशंस गिनी है तो उनका टाइम निकाल कर उसको 20 से डिवाइड कर देते हैं। ये तरीका प्रैक्टिकल मेथड है, मैं रिपीट करता हूँ, ये तरीका प्रैक्टिकल मेथड मैं रिपीट करता हूं, जैसे पेंडुलम स्विंग कर रहे हैं। अब अगर पेंडुलम स्विंग कर रहा है तो आप उसका टाइम पीरियड कैसे निकालोगे कि आप गिनते जाओ, सपोज 20 ऑसिलेशंस गिन लो। जब आप 20 ऑसिलेशंस गिन लोगे तो उनको गिनने के बाद उसका टाइम निकालो, टाइम इससे नोट करो और 20 से ही डिवाइड कर दो। दिस इज कॉल्ड टाइम फॉर ऑसिलेशन। ये तरीका बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत मर्तबा पेपर में आया है। हम लोग कहते हैं एटीपी में ये सबसे ज़्यादा पूछा गया मेथड है जो अब आप देख रहे हैं। तो साइड हेडिंग दीजिएगा मेथड नंबर 2। उसके बाद ये कॉपी करिएगा, इसको कहा जाता है एटीपी का सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, हाउ यू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
फिर हम इसका एक टेबल बनाते हैं एटीपी में। एटीपी में एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि वो टेबल बनाने को कहते हैं सीरियल नंबर एन, टी एन पर सेकेंड, टी एन पर एन। और ये वाली चीज देखिएगा, ये वाली चीज अब कॉपी करिएगा। ये वाला टेबल कॉपी करें। ये जो मेथड ऑब्वियसली, ये जो मेथड आपने भी कॉपी की है यही प्रिफरेबल होता है, क्योंकि इसमें पूरा टेबल बनता है, पूरी वर्किंग आती है। यही मेथड प्रिफरेबल है, यही मेथड प्रिफर करिएगा। मीन पोजीशन v इज कांस्टेंट। मीन पोजीशन से क्यों हम टाइम नोट करते हैं, मीन पोजीशन से क्यों काउंट करते हैं? इट इज फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती जाती है। और तीसरा रीजन ये होता है कि मीन पोजीशन जो होती है पेंडुलम की, देखो ये वाली पोजीशन, यहाँ पर तुम कोई कार्ड वगैरह लगाकर इसको फ्यूडिशन मार्क कर सकते हो। अब हम क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि हम मीन पोजीशन से ही क्यों काउंट करते हैं, जो डेटा होता है वो मीन पोजीशन से क्यों उठाते हैं। तो नीचे लिखिएगा कि oscillations are counted from the mean position, oscillations are counted, oscillations are counted from the mean position
oscillations are counted from the mean position because फिर ये स्क्रीन कॉपी कर ले, 1 2 3 कॉपी कर ले. सोर्सेज ऑफ एरर. इस एक्सपेरिमेंट में सोर्सेज ऑफ एरर क्या है? पेंडुलम थोड़ा साइडवेज हिल जाता है और घड़ी को ऑन करने में और ऑफ करने में मसला होता है, उसमें डिले होता है, टाइम ओवर ऊपर नीचे हो जाता है. पेंडुलम जो है जब मूव करता है तो वो स्विंग भी करता है. तो अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हेडिंग डालिएगा सोर्सेज ऑफ एरर. उसमें लिखिएगा नंबर 1 रिएक्शन टाइम एरर. नंबर 1 लिखिएगा, सोर्सेज ऑफ एरर में लिखिएगा नंबर 1 और उसमें लिखिएगा रिएक्शन टाइम एरर. नंबर 2 लिखिएगा पेंडुलम स्विंग्स साइडवेज. लिखिएगा पेंडुलम स्विंग्स साइडवेज. अब उसके बाद हेडिंग डालिएगा प्रिकॉशंस. साइड हेडिंग डालिएगा प्रिकॉशंस.
प्रिकॉशंस में लिखिएगा नंबर 1, रिलीज द पेंडुलम जेंटली। आप उसको हल्के से पीछे लाओ और छोड़ दो ताकि वो आराम से स्विंग करे, हिले ना। रिलीज द पेंडुलम जेंटली। नंबर 2 डालो, यूज लिखो, यूज अ फ्यूडिशियल मार्क। ये जो लाइन बनी हुई है कार्ड पर, इस तरह एक कार्ड पे लाइन डाल के ना यहाँ रख देते हैं पीछे, ताकि जब ये पेंडुलम स्विंग करेगा तो ये जो आपको स्ट्रिंग नजर आ रही है ये कार्ड की लाइन पर कोइंसाइड कर जाती है और उससे आपको पता चल जाता है कि ये अपनी मीन पोजीशन पर है। तो लिखिएगा नंबर 2, यूज अ फ्यूडिशियल मार्क, use a fiducial mark on the mean position, use a fiducial mark on the mean position for accurate counting, for accurate counting। फॉर एक्यूरेट काउंटिंग। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। नहीं भाई, मैं नाराज हूँ, इग्नोर हो जाती हूँ, जवाब ही नहीं देता। मैंने कहा था सबकी मैंने कहा बचा गया, उसका क्या प्लान है। वाई नॉट टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और बहुत मर्तबा पेपर में आ चुका है कि हम इतनी लंबी स्ट्रगल क्यों करते हैं, 20 ऑसिलेशंस लेते हैं, हम एक ऑसिलेशन का टाइम डायरेक्टली क्यों नहीं निकालते, क्योंकि वो टाइम इतना छोटा होता है कि कभी कभी वो लीस्ट काउंट से भी छोटा होता है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर इज सिग्निफिकेंट, सो एरर बहुत ज्यादा काउंट हो जाता है। एरर का चक्कर ये होता है कि अगर कोई नंबर छोटा हो, अगर कोई नंबर छोटा हो तो उसमें एरर की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। आपके पास 10 रुपए हैं और 1 रुपए गिर जाए
तो आपका लॉस कितना होगा, 10% होगा। लेकिन आपके पास अगर 100 रुपए हो और 1 रुपए गिरे तो लॉस 1% हो जाएगा। ये बिल्कुल वो चक्कर है। दिस इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सब कुछ रीजन ये है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। कोई चीज आपके सामने बहुत तेज मूव कर रही हो तो जितनी देर में आप घड़ी ऑन करेंगे, घड़ी ऑफ करेंगे, तो आप उसको मिस कर जाएंगे ना। इफ समथिंग इज मूविंग टू क्विकली, you can't actually record its time by a stop clock, because the interval you take to turn it on and turn it off, even that interval exceeds the time of the target event. ये मसला आता है इसमें ना। सब लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा फ्रीक्वेंसी। वेरी फेमस फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन टाइम इन सेकेंड। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर हुक्स लॉ। अब ये आपको, चूंकि आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, तो मैं आपको ओरली रिवाइज कराऊंगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, लेकिन उनकी रिवीजन होती रहनी चाहिए। जैसे हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ कॉपी करनी है। हुक्स लॉ का प्रोसीजर क्या था। ये आपका रूलर है, आगे एक स्प्रिंग है और नीचे हुक लगा हुआ है। हुक्स लॉ कहता है कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ई। आपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, के लगा दिया। के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमने डायग्राम बनाई थी जब हम मोमेंट का, सॉरी, जब हम हुक्स लॉ का चैप्टर कर रहे थे। ये अपरेटस है जो हुक्स लॉ में काम आता है। यहाँ पर पेन रखा हुआ है, इसमें आप लोड डालें, आहिस्ता आहिस्ता लोड डालते जाएं। ये पेन नीचे खिंचता जाएगा और आप रीडिंग लेते जाएं और फिर उससे एक्सटेंशन निकलेगी। ये लोड की लाइन है, फिर लेंथ की लाइन है,
जब आप 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा। इस तरह एक्सटेंशन निकलेगी। आप उसमें या अगर एग्जामिनर बताएगा या तो लेंथ को प्लॉट करना होता है या फिर एक्सटेंशन को प्लॉट करना होता है। जो एक्सटेंशन का ग्राफ होता है वो ओरिजिन से गुजरता है। फिर मैंने आपको करवाया था वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये मैंने नोट्स में सब लिखवाया हुआ है, बट आई वांट टू रिवाइज इट ताकि एटीपी के लिए ये नॉलेज फ्रेश हो जाए। मोमेंट का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कैसे बिल्ड होता है। आपके पास एक मीटर रूल है, आपके पास एक मीटर रूल है और उसके बीच में से एक पिवट से मैंने एक रॉड गुजार दी है। ये रॉड इस पिवट पे रुक गई। आप एक लोड इधर लटका दें और एक लोड इस तरफ, लोड्स को आगे पीछे करें अंटिल ये मीटर रूल हॉरिजॉन्टल होके रुक जाए, बैलेंस हो जाए। सेट स्क्वायर रख के चेक कर लें कि रूलर बैलेंस है या नहीं। फिर उसके बाद D1 D2 नोट करें, W1 W2 नोट करें और उसका टेबल बना दें। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें और 3-4 वैल्यूज ले आए। अगर W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2 हो तो रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो जीरो होगा। जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो जीरो होगा और ये चीज बेसिकली मोमेंट का प्रोसीजर है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ CG फॉर एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। इसका आपको याद होगा, इसका नाम है लेमिना मेथड। एक कार्ड है टेढ़ा मेढ़ा सा, ये लेमिना कह, सॉरी इसको आप वो कह दो कि हमें इसका CG निकालना है। हमने इसमें डिफरेंट पोजीशंस पर होल्ड कर दी है। पीछे हमने एक प्लम लाइन लटका दी है, ये कार्ड लेमिना है और इसको हमने दीवार से हैंग कर दिया। हम इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करेंगे जेंटली और हिला के छोड़ देंगे तो ये ऐसे ना स्विंग करेगा। जब ये स्विंग करेगा तो ये आप जब खुद ब खुद रुकेगा, स्विंग करने के बाद रुकेगा तो पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन बना दें। जो कार्ड पर आप पेंसिल से लाइन बना दें, फिर कार्ड को किसी दूसरी पोजीशन से हैंग करें, फिर इसको हिला के छोड़ें। 3-4 जगहों पे लाइनें बनाएं। जब आप 3-4 जगहों पे लाइनें बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो CG होगा। ऑप्टिक्स, हमने अभी रिसेंटली ऑप्टिक्स वाला टॉपिक किया है। मैं इसकी भी थोड़ी सी रिवीजन ATP के लिए करवाऊंगा, लेकिन बहरहाल हम अपना आज का काम यहाँ तक रोक रहे हैं और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।